Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, can the amount of available energy in a given trophic level larger than the available energy in the inferior trophic levels? What does that condition means to the conformation of the energy pyramids? तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी पिरामिड्स या 10% एनर्जी लॉ. So ये graphic representation है of the amount of energy trapped per unit time and area in different trophic levels of a food chain with producers forming the base. मतलब producers सबसे base पे होंगे और जो टॉप कार्निवोर्स हैं वो अपर लेवल के ऊपर होंगे. तो प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स के बाद आ जाते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं. फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट लेवल आ जाता है, हायर लेवल, वो है सेकेंडरी कार्निवोर्स. और जो टॉप लेवल आता है वो है टॉप कार्निवोर्स का. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो एनर्जी है हायर वाले ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, क्या एनर्जी लोअर ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा हो सकती है. सो हियर हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे जिसको कहते हैं 10% एनर्जी लॉ. तो प्रोड्यूसर्स ने रेडियंट एनर्जी को यूज किया. रेडियंट एनर्जी का मतलब होता है सन की एनर्जी. सन की एनर्जी को यूज करके प्रोड्यूसर्स ने, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 10,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे बनाई. 10,000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी. इसमें से प्लांट अपना भी कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस करेगा जो कि आर जिसको हम बोलते हैं. सो आर क्या होते हैं? आर होते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेस. और ये रेस्पिरेटरी लॉसेस को हम यहाँ पे हीट की फॉर्म में लेते हैं. सो हीट एनर्जी जो है वो लूज होती है, मतलब हीट लूज होगी. और ये जो हीट लूज होगी यहाँ पे ये 90% हीट है जो प्लांट्स लूज कर देंगे. सो दैट मीन्स सिर्फ 10% एनर्जी जो है दैट इज जो कि है 1000 किलो जूल्स, ये नेक्स्ट लेवल पे पास होगा. इसी तरह से 90% हीट फिर से लूज होगी और 100 किलो जूल्स एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे पास होगी. फिर होगी 10 किलो जूल्स और फिर होगी 1 किलो जूल एनर्जी. तो हर लेवल के ऊपर जो हीट है वो डिसिपेट हो रही है बिकॉज उस ऑर्गेनिज्म ने सारी की सारी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास नहीं करनी. उसने अपने भी रेस्पिरेटरी लॉसेस, अपना भी मेटाबॉलिज्म करना है. और इसी लॉ की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी फूड चेन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में. बिकॉज टॉप कार्निवोर्स को हमेशा ही कम एनर्जी जो है मिलती है. जितनी लंबी फूड चेन होगी तो जितनी एनर्जी टॉप पे जाएगी वो सिर्फ 10% होगी. तो वो इतनी एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए. तो नेचर के अंदर हमेशा शॉर्ट जो है फूड चेन्स है वो सक्सेसफुल होती हैं. जो लॉन्ग फूड चेन्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ दिस 10% एनर्जी लॉ. तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी गिवन ट्रॉफिक लेवल पे ज़्यादा हो सकती है उसके इंफीरियर लेवल से. मतलब हमारे कहने का है क्या प्राइमरी कार्निवोर्स में एनर्जी जो हो वो हर्बीवोर से ज़्यादा हो सकती है? नो. सो द सिंपल आंसर हियर इज नो. दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो 10% एनर्जी लॉ है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. मतलब किसी भी तरह का इकोसिस्टम, किसी भी तरह की फूड चेन, ये यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल लॉ है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. और यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है व्हाट डज दैट कंडीशन मीन्स टू द कन्फर्मेशन ऑफ द एनर्जी पिरामिड्स. सो एनर्जी पिरामिड्स है, हम यहीं पे एनर्जी पिरामिड को भी बना लेते हैं. सो इसी वजह से हम देखते हैं ये एनर्जी पिरामिड हमने बनाया. तो इस एनर्जी पिरामिड में हम बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि हर लेवल के ऊपर ये कम होती जा रही है. तो हमें इसका जो बेस ऑफ द पिरामिड है वो नीचे की तरफ रखना है और जो एपेक्स है या टिप है वो अपर साइड के ऊपर रखनी है. तो इस वजह से ये जो पिरामिड है ये एक अपराइट टाइप का पिरामिड है. ये भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. एनर्जी का पिरामिड हमेशा ही अपराइट या ट्राइंगुलर शेप का पिरामिड होता है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ ट्राइंगुलर पिरामिड क्योंकि इसकी शेप इस तरह से. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.